न्यूज। अमेरिका और इजराइल की तशवीश के बावजूद रूस ने शाम को S-300 एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम देने का फैसला किया है। रूस के वजीर दिफा सरगेई शोइगु ने इस बात का ऐलान किया। सरगेई शोइगु ने कहा कि 2 हफ्तों के अंदर शाम को एंटी मिसाइल सिस्टम जो है S-300 दे दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि पहले रूस ने इस समझौते को ठंडे बस्ते में डाल दिया था, लेकिन हालात के मद्देनजर अब इसकी सप्लाई जरूरी है। सरगेई शोइगु ने कहा कि S-300 मिसाइल डिफेंस सिस्टम से शाम की फौज मजबूत होगी। यह मिसाइल जंगी जहाजों के साथ साथ छोटी और वस्त दूरी तक मार करने वाली मिसाइलों को भी बर्बाद कर सकती है। इजराइल को डर है कि S-300 से हवा में उसका दिफाई निजाम कमजोर होगा। आपको बता दें कि गुज़िश्ता दिनों गलती से एक रूसी तैयारे को मार गिराया गया था, जिसमें कि रूस के 15 फौजी मारे गए थे। इस हमले के लिए रूस ने इजराइल को जिम्मेदार ठहराया था। दो हफ्तों के अंदर जदीद तरीन दिफाई मिसाइल सिस्टम S-300 शाम को पहुंचा दिया जाएगा। ये दिफाई निजाम 250 किलोमीटर दूर से दागे गए मिसाइल को तबाह कर देगा। एंटी जैम फैसिलिटी और हाई फाइड रेड टेक्निक से लैस ये शाम के एंटी डिफेंस सिस्टम को मजबूत बनाएगा। तो ये मिसाइल सिस्टम जदीद तरीन मिसाइल सिस्टम है जो कि रूस सीरिया को यानी शाम को देने जा रहा है, और रूस का कहना है कि इससे सीरिया का डिफेंस सिस्टम और मजबूत होगा। आपको बता दें इस वक्त कहीं ना कहीं थोपी हुई जंग से जूझ रहा है सीरिया, शाम, और लगातार उस पर बैन-अक़वामी दबाव भी है। बावजूद उसके वो अपने इलाकों को खाली भी करा रहा है। ऐसे में ये सिस्टम उसको और मदद करेगा, ऐसा रूस का मानना। लेकिन इजराइल को कहीं ना कहीं इससे फिक्र हो गई, क्योंकि इजराइल ने पिछले दिनों रूस का एक तैयारा मार गिराया था और कहा था कि गलती से ये तैयारा मार गिरा दिया गया। लेकिन रूस के इस सिस्टम के दिए जाने के बाद शाम मजीद मजबूत होगा अपने डिफेंस को लेकर के। हालांकि इजराइल ने भी इसकी मुखालफत की थी और दूसरे कई मुल्कों ने इसकी मुखालफत की थी। अमेरिका खासतौर से इसमें शामिल है और इजराइल। लेकिन रूस ने अपना ये 300 जिसका नाम है S-300 एंटी मिसाइल सिस्टम, ये शाम को देने का फैसला कर लिया है। रूस के सरगेई जो वजीर दिफा हैं सरगेई शोइगु, उन्होंने इस बात का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि 2 हफ्तों के अंदर शाम को ये S-300 एंटी मिसाइल सिस्टम दे दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि पहले रूस ने इस समझौते को ठंडे बस्ते में डाल दिया था, लेकिन अब रूस को लग रहा है कि जिस तरह से शाम में हालात मजीद बिगड़ रहे हैं, ऐसे में उसको अपनी हिफाजत के तय और बेदार होने की जरूरत है, उसकी जरूरत है, इसीलिए ये सप्लाई जरूरी है। सरगेई शोइगु ने कहा कि S-300 मिसाइल डिफेंस सिस्टम है जो शाम की फौज को मजीद मजबूत करेगा। ये मिसाइल जंगी जहाजों के साथ ही छोटी और वस्त दूरी तक मार करने वाली मिसाइलों को भी बर्बाद कर सकता है। हम अपने साथ शौकत भारती साहब को भी जोड़ेंगे जो कि एक्सपर्ट हैं मिडिल ईस्ट मामलों के और खासतौर से सीरिया मामलों के। उनसे बात करते हैं। शौकत भारती साहब, खैर मकदम है आपका वर्ल्ड न्यूज में। सर, जानना ये चाहेंगे कि अमेरिका और इजराइल की तशवीश के बावजूद रूस ने शाम को S-300 एंटी मिसाइल सिस्टम देने का फैसला किया है। क्या रूस का ये फैसला मशरिक़ वस्ता में गेम चेंजर होने जा रहा है? देखिए, ये S-300 का जो सप्लाई का काम था तो अप्रैल में ही बिल्कुल पक्का हो गया था, लेकिन फिर नेतन्याहू ने इनसे पुतिन से बातचीत की और इसको रुकवा दिया। और बार बार देखिए, दूसरी इसमें बात ये थी कि जब ये फाइट बहुत बढ़ गई थी तो कहा गया था कि 50 मील दूर जो है आप जो है सीरियन फोर्सेस को गोलान हाइट से दूर कर दिएगा जो प्रो ईरानी है। तो रशिया ने उसे दूर भी करवा दिया था और कहा था देखिए, ना आप इधर अटैक करेंगे ना इसराइल से और ना वो उधर अटैक करेंगे। लेकिन उसके बावजूद भी सीरिया के पुतिन के बार बार समझाने के बावजूद इसराइल का अटैक जो है कंटिन्यू बढ़ रहा था जी, जिसके वजह से अभी जो इन्होंने इनका जो प्लेन जो हिट हो गया इंटरसेप्टर से, जिसमें 15 लोग मारे गए हैं, उसके बाद उसके सारे प्रूफ आ गए कि इंटेंशनली इन्होंने कवर किया उस प्लेन को और मार गिराया। लेकिन अमेरिका और इजराइल के अलावा कई ममालिक की नींद हराम हो जाएगी। लेकिन क्या इस कदम से मशरिक़ वस्ता में हथियारों की एक नई होड़ नहीं बढ़ेगी? ये हथियारों की होड़ तो एक बहाना है। एक्चुअली ये जो खेल है सीरिया को खत्म करके इस रास्ते से, सीरिया में अगर कोई वो आ जाए जो प्रो अमेरिकन आदमी आ जाए तो ये बिल्कुल तैयार हो जाएंगे, क्योंकि मेडिटेरियन
सी से जो उसके बाद ये जो गैस की सप्लाई ले जाना चाहते हैं, एक्चुअली ये पूरे तरीके से रशिया की जो इकोनॉमी को भी खत्म करने का पूरा खेल है, ताकि यहाँ से ये गेम चेंजर बन जाए और यहाँ से ये वाया टर्की जो है जी रशिया को खत्म करके दूसरी मेडिटेरियन सी के गैस को ले जाना चाहते हैं। शौकत भारती साहब, आप हमारे साथ बने रहिएगा। आपसे ईरान में मिलिट्री परेड पर हुए हमले के बारे में बात करेंगे, लेकिन पहले खबर अपने नाज़रीन को बता दें। ईरान ने गुज़िश्ता दिनों खासतौर से अहवाज शहर में फौजी परेड पर हुए हमले के लिए अमेरिका और इजराइल को जिम्मेदार ठहराया है। ईरान रेवोल्यूशनरी गार्ड के डिप्टी चीफ हुसैन सलामी ने कहा कि ईरान इसका बदला जरूर लेगा। मारे गए फौजी एहलकारों की आखिर रस्मात के मौके पर सलामी ने कहा कि इस हमले का बदला इतना जबरदस्त होगा कि हमला करने वाले पछताएंगे कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। उन्होंने मजीद कहा कि यह हमला उन अस्करियत पसंदों ने किया है जिन्हें इसराइल और खलीजी ममालिक के तरबियत फराहम की गई थी। आज अहवाज शहर में हजारों लोग फौजियों की तदफीन में शरीक हुए और अमेरिका और इजराइल मुखालिफ नारेबाजी की। आपको बता दें कि शनिचर के रोज ईरान साल 1980-88 के बीच इराक के साथ हुए जंग की सालगिरह मना रहा था। इसी मौके पर अहवाज शहर में फौजी परेड के दौरान नामालूम अफराद ने अंधाधुंध फायरिंग करके 25 अफराद को हलाक कर दिया, जबकि 50 से ज्यादा लोग जख्मी हुए थे। जब आप हमारे जवानों और साइंसदानों को इस तरह सड़कों पर हलाक करेंगे तो इसका जवाब जरूर दिया जाएगा। हम वादा करते हैं कि दुश्मनों को ऐसा जवाब दिया जाएगा कि उसे पछतावा होने लगेगा कि उसने ये कदम क्यों उठाया। और इसी खबर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं शौकत भारती साहब, जो कि ईरान मामलों के भी एक्सपर्ट हैं। उनसे बात करेंगे। सर, गुज़िश्ता दिनों ईरान में मिलिट्री परेड के दौरान जो हमला हुआ है, इसके लिए ईरान ने अमेरिका और इजराइल नवाज कुव्वतों को जिम्मेदार ठहराया है और बदला लेने की धमकी दी है। आपका रद्द-ए-अमल? देखिए, ऐसा है कि जो इन्होंने बात की है वो बिल्कुल सही की है। लगातार ये लोग जो है, क्या नाम है, अमेरिका और इजराइल जो है वो वहाँ के ऊपर ट्रेनिंग दे रहे हैं आईसिस को, और तमाम जो एमओके जो है टेररिस्ट ग्रुप उसको ट्रेनिंग दे रहे हैं। उसके अलावा जो है ये अहवाज के अंदर जो अभी अटैक हुआ है, इस पूरे ग्रुप को तकरीबन पहले सद्दाम हुसैन इसको शेल्टर देता था, जो सऊदी अरब इसको शेल्टर देने लगे, और आज जो पूरा शेल्टर मिला हुआ है उनको वही अमेरिकन का मिला हुआ है। जो तल्फ के पास जो ट्रेनिंग हो रही है टेररिस्ट को, जॉर्डन, सीरिया और उसके बॉर्डर के ऊपर, वहाँ ये ट्रेन करने के बाद ये ईरान के अंदर भेज रहे हैं। इससे पहले इन्होंने ईरानी साइंटिस्ट को मरवाया, वहां के ऊपर मर्डर करवाया, अभी ये इन्होंने अटैक करा दिया। तो जो लगातार काम कर रहे हैं, तो फिर उसके लिए ईरान ने जो बात कही है तो उसको वो करने के लिए वो देर नहीं करेंगे। और ये जितने भी इनके अड्डे हैं, क्या नाम है, यहाँ के ऊपर या आपके गल्फ के एरिया के अंदर बने हुए हैं, वेरी पॉसिबल कि इसके ऊपर ईरान अटैक कर सकता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी बातचीत के लिए शौकत भारती साहब। फलस्तीन के गाजा पट्टी में सरहद के करीब इस्राएली फौज ने फायरिंग करके एक फलस्तीनी नौजवान को शहीद कर दिया। फलस्तीनी वजारत सेहत के मुताबिक यह वाकया मशरिक गाजा में पेश आया, जहां पर इस्राएली फौज ने एक 21 साल नौजवान के सर पर गोली मारी, जिससे नतीजे में मौके पर ही उसकी मौत हो गई। शहीद फलस्तीनी नौजवान की शनाख्त अमाद अश्तेवी के नाम से की गई है और यह वाकया उस वक्त पेश आया जब गाजा सरहद पर फलस्तीनी इस्राएली फौज पर संगबारी कर रहे थे। वाज़ेह है कि 30 मार्च से फलस्तीनी आवाम हक वापसी के लिए गाजा की सरहद पर मुजाहरा करते हैं और इस्राएली फौज की फायरिंग और तशद्दुद के नतीजे में अब तक 186 फलस्तीनी हलाक हो चुके हैं, जबकि 20,000 लोग जख्मी हुए हैं। और मालदीव में हुए सदारती इंतखाबात में अपोजिशन लीडर इब्राहिम मोहम्मद सालेह हैरानकुन तौर पर कामयाब हो गए हैं। उन्होंने मौजूदा सदर अब्दुल्ला यामीन को शिकस्त दी है। यामीन ने अपनी शिकस्त भी तस्लीम करते हुए इख्तिदार की मुंतकली का वादा किया है। बहरे हिंद में जजीरा नुमा मुल्क मालदीव में सदारती इंतखाबात में चौंकाने वाले नतीजे आए हैं। लोगों ने बैलेट के जरिए मौजूदा सदर अब्दुल्ला यामीन को इख्तिदार से बाहर कर दिया है। इतवार को हुए सदारती इंतखाबात में अपोजिशन लीडर इब्राहिम मोहम्मद सालेह हैरानकुन तौर पर कामयाब हुए हैं। इंतखाबी कमीशन के मुताबिक सालेह को 58.3% वोट हासिल हुए, जबकि यामीन को सिर्फ 41.7% वोट मिले। जीत के ऐलान के साथ ही
सालेह की मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी के कारकुन सड़कों पर उतर आए और जीत का जश्न मनाया। जीत के बाद सालेह ने अपने पहले खिताब में कहा कि वो पल खुशी और उम्मीद का है। अवाम ने बैलेट के जरिए जमहूरियत मुखालिफ कुव्वतों को शिकस्त दे दी है। This is a moment of happiness. This is a moment of hope. This is a moment of history. For many of us, this has been a difficult journey. A journey that has led to a prison cell or years in exile. It's been a journey that to a complete politicization and breakdown of public institutions. But it's been a journey that has ended at the ballot box because the people willed it. वहीं चीन के करीबी माने जाने वाले अब्दुल्ला यामीन ने अपनी शिकस्त तस्लीम कर ली है। उन्होंने कहा कि उन्हें अवाम का मैंडेट कबूल है और वो जल्द ही इख्तिदार की पुरअमन मुंतकली को यकीन बनाएंगे। मालदीव की अवाम ने जो फैसला किया है हमें कबूल है। मैं अपनी शिकस्त तस्लीम करता हूँ। मैं जल्द इब्राहिम मोहम्मद सालेह से मुलाकात करूँगा, जिन्हें अवाम ने अपना सदर चुना है। मैंने हमेशा अवाम के हक में काम किया है और मुस्तकबिल में भी करता रहूँगा। इन इंतखाबात में कोई दिगर उम्मीदवार खड़ा नहीं हुआ था क्योंकि उनमें से कई उम्मीदवार जेल में थे या फिर कुछ को मुल्क छोड़ना पड़ा था। उन्हीं में से एक हैं मोहम्मद नशीद। श्रीलंका में मुहाजिरीन की जिंदगी जी रहे नशीद ने सदारती इंतखाबात में अब्दुल्ला यामीन को शिकस्त देने के लिए अवाम का शुक्रिया अदा किया है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि यामीन इक़्तिदार की मुंतकली के लिए कोई बहाना नहीं बनाएंगे। We want to see a smooth transition. We do not want to see President Yamin back to his old tricks. No more Supreme Courts, no more martial law, no more emergency rule, no more suppression. We will hopefully again build a beautiful country. यामीन नवंबर 2013 में मालदीव के सदर बने थे। उनके दौरे इक़्तिदार में सियासी पार्टियों, अदालतों और मीडिया पर कार्रवाई की गई। यामीन के खिलाफ इम्पीचमेंट की कोशिश कर रहे रुकन पार्लियामेंट पर भी कार्रवाई की गई, लेकिन अवाम ने आमरीत को खारिज करते हुए जमहूरियत को जिंदा रखा, जो न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि जनूबी एशिया के लिए खुशाइंद बात है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी सलाम। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो जल्द ही शुमाली कोरिया के लीडर किम जोंग उन से दूसरे दौर की बातचीत के लिए मुलाकात करेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असेंबली मीटिंग में शिरकत करने आए ट्रंप ने कहा कि कोरियाई जजीरे को जौहरी हथियारों से पाक करने के लिए शुमाली कोरिया से बातचीत सही सिमत में चल रही है। उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात को आगे बढ़ाने के लिए वजीर खारजा माइक पोम्पियो जल्द ही प्योंगयांग जाएंगे। अमेरिकी सदर ने भरोसा जताया कि किम जून में सिंगापुर में हुए समझौते की पासदारी करेंगे। We have many things in store. It looks like we'll have a second summit quite soon. As you know, Kim Jong-un wrote a letter, a beautiful letter, and asking for a second meeting, and we will be doing that. Secretary Pompeo will work that out in the immediate future. It looks like it's moving very, very well. Tremendous progress on North Korea. Certainly, since we got here, it was a different world. That was a very dangerous time. This is a lot. This is 1 year later, a much different time. Thank you. दुनिया की दो बड़ी माशी ताकत अमेरिका और चीन ने एक दूसरे की मसनूआत पर टैरिफ का नफाज करके माशी जंग छेड़ दी है। अमेरिका ने चीन से आने वाली मसनूआत पर $200 अरब की मसनूआत पर 10% टैक्स लगा दिया है और ये दरें अगले साल की शुरुआत यानी कि 1 जनवरी 2019 से बढ़कर 25% पर पहुंच जाएगी। ट्रंप ने चीन पर गैर अखलाकी तरीके के साथ तिजारत करने का इल्जाम लगाते हुए कहा कि नए टैक्स से अमेरिकी कंपनियों को मुनसिफाना और बराबरी का मौका मिलेगा। The trade war by China against the United States has been going on for years. Here's what's different in this administration. To the extent one wants to call this a trade war, we are determined to win it.
उधर चीन ने मिलिट्री एजेंसी पर अमेरिकी पाबंदी का सख्त लहजे में जवाब दिया है। चीन ने अमेरिकी सफीर को बुलाकर अपनी मुखालफत दर्ज कराई है। चीन ने अमेरिका के साथ होने वाली फौजी मशक को भी रद्द कर दिया है। चीन की वजारत खारजा की तरफ से बयान जारी करके जानकारी दी गई है। चीन की वजारत खारजा के नेवी चीफ शीन जिनलांग को अमेरिका दौरे से वापस बुला लिया गया है। अगले हफ्ते चीन और अमेरिका के बीच होने वाली आला फौजी अफसरों की बातचीत को भी फिलहाल रद्द कर दिया गया है। बयान में यह भी कहा गया है कि चीन की फौज के पास ये अख्तियार है कि वो बिना जानकारी साझा किए आगे ऐसे और कदम उठा सकती है। वाज़ेह है कि अमेरिका ने रूस से जंगी जहाज और मिलिट्री साजो सामान खरीदने के इल्जाम में चीन की मिलिट्री एजेंसी इक्विपमेंट डेवलपमेंट डिपार्टमेंट और उसके डायरेक्टर ली शांगफू पर पाबंदी लगा दी है। ऐसे में एजेंसी अमेरिका में बरामद लाइसेंस के लिए अप्लाई नहीं कर पाएगी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के जरिए नॉमिनेट जज ब्रेट कैवनॉग के खिलाफ जिनसी इस्तेसाल का एक और मामला सामने आया है। सीनेट के डेमोक्रेट रुकन इन इल्जामात की जांच कर रहे हैं और इस नए इंकशाफ के बाद सुप्रीम कोर्ट के जज ओहदे पर ब्रेट कैवनॉग की तकर्रूरी मुश्किल हो सकती है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने इल्जाम लगाने वाली खातून की पहचान डेब्रा रामिरेज के तौर पर की है। पहले से ही जिनसी इस्तेसाल के एक इल्जामात का सामना कर रहे कैवनॉग ने नए इल्जामात को सिरे से खारिज कर दिया। ये मामला 1980 के दहाइयों के उस दौर का है जब वो येल यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म थे। कैवनॉग पर जिनसी इस्तेसाल का पहला इल्जाम लगाने वाली क्रिस्टीन ब्लेजी फोर्थ सीनेट की जुडिशरी कमेटी के सामने अपना बयान दर्ज कराने वाली हैं। How it goes with the Senate, we'll see how it goes with the vote. I think it could be, there's a chance that this could be one of the single most unfair, unjust things to happen to a candidate for anything. But I am with Judge Kavanaugh and I look forward to a vote. And for people to come out of the woodwork from 36 years ago and 30 years ago and never mentioned it. इधर यूरोपीय यूनियन से बरतानिया के इनखला का मसला उलझता ही जा रहा है। यूरोपीय कमीशन बरतानिया को 2.7 बिलियन यूरो की अदायगी के लिए एक कानूनी नोटिस भेजेगा। एक बयान के मुताबिक बरतानिया को कस्टम ड्यूटी से मुताल्लिक ये रकम 2 माह के अंदर यूरोपीय यूनियन को अदा करना होगा और ऐसा न करने की सूरत में ये केस यूरोपीय यूनियन की आला तरीन अदालत में भेज दिया जाएगा। वहीं लेबर पार्टी ने ब्रेक्जिट की नाकामी के लिए थेरेसा से हुकूमत को जिम्मेदार ठहराया। थेरेसा हुकूमत को लेबर पार्टी के कारकुनों ने इसके खिलाफ एहतजाजी मार्च भी निकाला। लेबर पार्टी का कहना है कि थेरेसा में हुकूमत ब्रेक्जिट के मामले में पूरी तरह से फेल रही है। ऐसे हालात में मौजूदा हुकूमत को दोबारा इंतखाबात कराना चाहिए। म्यांमार फौज ने उनके सरबराह ने कहा है कि अक़वाम मुत्तहिदा को उनके मुल्क में मुदाखलत का कोई हक हासिल नहीं है। रोहिंग्या बुरहान उनके मुल्क का अंदरूनी मामला है। फौज के सरबराह मिन आंग हिलियांग ने यह बयान ऐसे वक्त में दिया है जब अक़वाम मुत्तहिदा ने रोहिंग्या मुसलमानों के खिलाफ नस्लकुशी के लिए आर्मी चीफ और दीगर जनरलों को मुकदमा चलाने की अपील की है। यूएन ने अपनी रिपोर्ट में सेना को सियासी मामलों से दूर रखने की भी सिफारिश की थी। उधर यूरोप में इस्लामी फोबिया बढ़ता जा रहा है। ऑस्ट्रिया और पोलैंड के बाद स्विट्जरलैंड में सेंट गालिन सूबे के वोटरों को रेफरेंडम में पब्लिक प्लेस पर बुर्का या चेहरा ढांकने पर रोक लगाने की हिमायत की गई है। स्विट्जरलैंड का ये दूसरा सूबा है जहां बुर्के पर रोक लगेगी। जरा के मुताबिक सेंट गालिन सूबे में 67% लोगों ने बुर्के पर पूरी तरह से पाबंदी लगाने के हक में वोट दिया और इससे कबल 2 साल पहले टिचिनो सूबे में भी बुर्का और दीगर मुस्लिम नकाबों को पाबंद करने के लिए कानून लाया गया था। चीन से आजादी की मांग करने वाली एक सियासी पार्टी को हांगकांग में बैन कर दिया गया है और इसके पीछे तर्क यह दिया गया है कि पार्टी का एजेंडा कौमी सलामती के लिए खतरा है। वाज़ेह है कि ब्रिटेन ने 1997 में चीन को हांगकांग सौंपा था। तब से पहला मौका है जब किसी सियासी पार्टी पर पाबंदी लगाई गई है। सेमी ऑटोनोमस हांगकांग में इजहार राय की आज़ादी समेत कई ऐसी आज़ादियां हैं जो बाकी चीन में आपको नहीं मिलेंगी। लेकिन चीन में सदर शी जिनपिंग के दौरे इक़्तिदार में मुखालफत के सुर दबाए जा रहे हैं। उधर रूस ने भी अपोजिशन की आवाज को दबाया है और रूसी सिक्योरिटी अफवाज ने विपक्षी नेता अलेक्सी नेवलनी को रिहाई के बाद दोबारा हिरासत में ले लिया। नेवलनी के तर्जुमान ने कहा कि उन्हें बिना किसी इल्जाम के सेंट्रल मॉस्को पुलिस स्टेशन ले जाया गया। वाज़ेह है कि नेवलनी को गुज़िश्ता दिनों ही जेल से रिहा किया गया था। उन्हें हुकूमत मुखालिफ एहतजाज के दौरान गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया था। 30 दिन जेल में रहने के बाद कल ही वो रिहा हुए थे। आपको बता दें कि अलेक्सी नेवलनी सदर पुतिन के सख्त मुखालिफ माने जाते हैं।
नाज़रीन, आपने तैराकी की होगी या तैराकी का मुकाबला देखा होगा, लेकिन इटली में क्लिफ डिवाइन का एक ऐसा मुकाबला सामने आया है जिसे देख करके आप दांतों तले उंगलियां दबा लेंगे। पहाड़ की चोटी पर से लोगों की ये दिलचस्प गोताखोरी का आप भी नजारा लीजिए। तो वर्ल्ड न्यूज के शुमारे में अभी इतना ही, लेकिन जी सलाम पर खबरों का ये सफर जारी है। आप रहिए जी सलाम के साथ।